नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला टॉपिक देखेंगे, छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में की गई थी। छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का भाग था। दक्षिण कोसल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, उसके साथ साथ ओडिशा के क्षेत्र भी दक्षिण कोसल के अंतर्गत शामिल थे। छत्तीसगढ़ के नामकरण के इतिहास का अध्ययन हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला, विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ के प्रचलित नाम। दूसरा, छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। तीसरा टॉपिक देखेंगे नामकरण के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत आज हम पहला टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के इतिहास। नामकरण के इतिहास के अंतर्गत 3 टॉपिक देखेंगे। 3 में शुरुआत में देखते हैं विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ के प्रचलित नाम। चलिए आगे देखते हैं विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ के प्रचलित नाम क्या क्या रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंचल के इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय इतिहास के समान ही छत्तीसगढ़ अंचल के इतिहास मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर वर्तमान काल तक का साक्षी रहा है। छत्तीसगढ़ का ज्ञात इतिहास, जिसकी विभिन्न स्रोतों से पुष्टि होती है, मौर्य काल से अधिक प्राचीन नहीं है, किंतु किंवदंतियों व महाकाव्यों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि रामकथा। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक कालीन मानव का क्रीड़ा स्थली रहा है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों इत्यादि में छत्तीसगढ़ का नाम या इस अंचल का नाम छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं मिलता है। क्षेत्र को या इस अंचल को विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता रहा है। इसी को हम देखते हैं किन किन कालों में छत्तीसगढ़ को किन नामों से संबोधित किया जाता रहा है। तो शुरुआत करते हैं रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल नाम का उल्लेख की रचना है रामायण। रामायण में दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। रामायण में 2 कोसल मिलते हैं, एक उत्तर कोसल और दूसरा दक्षिण कोसल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। रामायण में इसका जिक्र मिलता है। रामायण में 2 कोसल का उल्लेख मिलता है, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल का। तो ये जो दक्षिण कोसल है, दक्षिण कोसल को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम नाम के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम अगर पूछा जाए क्या है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम नाम दक्षिण कोसल है। और रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं अगला महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को 2 नामों से जाना जाता था, एक प्राग कोसल और दूसरा कोसल। इन 2 नामों से छत्तीसगढ़ क्षेत्र को संबोधित किया जाता था। सहदेव द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था उसको प्राग कोसल के नाम से जाना जाता था और कर्ण द्वारा जीते गए क्षेत्र को कोसल के नाम से जाना जाता था। ये जो प्राग कोसल है, प्राग कोसल का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है और कोसल का उल्लेख महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ अंचल को 2 नामों से संबोधित किया जाता था, प्राग कोसल और कोसल। प्राग कोसल का जिक्र मिलता है भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में, और कोसल का उल्लेख मिलता है महाभारत के सभा पर्व में। प्राग कोसल
उस क्षेत्र को कहा जाता था जो सहदेव के द्वारा जीता गया था, और कौशल उस क्षेत्र को कहा जाता था जो कर्ण के द्वारा जीता गया था। तो ये हम देखिए रामायण काल और महाभारत काल ये पूछे जाते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ अंचल को किस नाम से जाना जाता था, महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। गुप्त काल में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को गुप्त काल में कौशल और दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कौशल और दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। कौशल का हमें जिक्र मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, इसको लिखा था हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है हरिसेन, और कालिदास की एक रचना है रघुवंशम, उसमें भी इस अंचल को कौशल नाम से संबोधित किया गया है। और दक्षिणापथ का जिक्र आया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जीता था, ऐसा जिक्र मिलता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ अंचल को कौशल और दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। कौशल का उल्लेख मिला है हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में, और कालिदास की रचना रघुवंशम, यहाँ पर कौशल का उल्लेख मिलता है। और दक्षिणापथ समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जीता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं कलचुरी काल। कलचुरी काल में दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। दक्षिण कौशल कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम रतनपुर अभिलेख में कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख मिलता है इस अंचल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में कौशल दक्षिणापथ का उल्लेख मिलता है। कौशल का जिक्र हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति मिलता है हमको, और कालिदास के रघुवंशम में, और दक्षिणापथ समुद्रगुप्त के अभियान के संबंध में जानकारी मिलती है। कलचुरी काल में दक्षिण कौशल का जिक्र मिलता है। ये जो दक्षिण कौशल नाम रतनपुर अभिलेख जाजल्यदेव प्रथम के उसमें मिलता है। आगे देखते हैं कलचुरी काल के बाद अगला मुगल काल में रतनपुर राज्य के नाम से छत्तीसगढ़ अंचल का जिक्र किया गया है अबुल फजल के द्वारा। इनकी रचना है आईन-ए-अकबरी। यहाँ पे ये मुगलकालीन प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। तो अबुल फजल की जो ग्रंथ है आईन-ए-अकबरी, और आईन-ए-अकबरी का ही एक पार्ट है अकबरनामा। इसमें रतनपुर राज्य के रूप में जिक्र किया गया है, रतनपुर राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है छत्तीसगढ़ अंचल को, या हमारे क्षेत्र को रतनपुर राज्य के नाम से संबोधित किया गया है। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में महाकौशल शब्द का प्रयोग किया गया है छत्तीसगढ़ अंचल के लिए। इस शब्द का प्रयोग अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने किया है। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरातात्विक रिपोर्ट है, इसमें छत्तीसगढ़ अंचल को महाकौशल के नाम से संबोधित किया है। ये छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न कालों में प्रचलित नाम हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। रामायण काल में दक्षिण कौशल, महाभारत काल में प्राग कौशल और कौशल, गुप्त काल में कौशल दक्षिणापथ, कलचुरी काल में दक्षिण कौशल, मुगल काल में रतनपुर राज्य, ब्रिटिश काल में महाकौशल। इन सब का जिक्र कहाँ कहाँ आया है ये भी हम देखे हैं। अब आगे देखेंगे बस्तर क्षेत्र का प्राचीन नाम। हमें ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अंग नहीं था। बस्तर जो है 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि के तहत छत्तीसगढ़ का अंग बना। हम थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। ये जो बीच वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का, ये दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग वाला क्षेत्र है, और ये निचला हिस्सा जो है ये बस्तर संभाग वाला क्षेत्र है। ये ऊपर का हिस्सा ये सरगुजा संभाग का क्षेत्र है। तो दक्षिण कौशल के अंतर्गत ये बीच वाला मैदानी क्षेत्र आता था, और साथ ही साथ जो उड़ीसा के कुछ क्षेत्र भी दक्षिण कौशल के अंतर्गत
शामिल था। ये निचला जो बस्तर वाला एरिया है ये अलग राज्य के रूप में प्राचीन काल में था। ये जो है बस्तर क्षेत्र 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि के तहत शामिल हुआ था, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हुआ था। और सरगुजा वाला जो एरिया है ये 1905 में बंगाल प्रांत से अलग होकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुआ था। 6 अप्रैल 1778 को मराठों प्लस काकतीय शासक और जयपुर इनके बीच संधि भी थी। मराठा शासक थे भीमाजी भोसले, काकतीय वंशी शासक थे दरियादेव। इन तीनों के बीच एक संधि हुई कोटपाड़ में। कोटपाड़ बस्तर राज्य के अंतर्गत आता था। कोटपाड़ जो एक परगना था जो वर्तमान जो उड़ीसा में स्थित है ये बस्तर राज्य के अंतर्गत आता था। और जो जयपुर है जयपुर भी उड़ीसा में स्थित है। तो 6 अप्रैल 1778 को मराठा, काकतीय और जयपुर के जो शासक थे इनके बीच एक संधि हुई, जिसके तहत ये जो काकतीय शासक दरियादेव ने मराठों को एक निश्चित वार्षिक कर देना स्वीकार किया और उनकी अधीनता स्वीकार की। उस समय ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे मराठों का शासन था। मराठा शासक थे भीमाजी भोसले। इसके तहत इस संधि के तहत बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल हुआ, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं प्राचीन नाम बस्तर क्षेत्र के। रामायण काल में देखेंगे तो बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में कांतार के नाम से जाना जाता था और गुप्त काल में महाकांतार के नाम से बस्तर क्षेत्र को जाना जाता था। ये ध्यान रखना है। ये फैक्ट ये पूछे जाते हैं कि रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, महाभारत काल में किस नाम से और गुप्त काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। छत्तीसगढ़ के नामकरण के इतिहास के अंतर्गत हम पहला टॉपिक विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ के प्रचलित नाम देख चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। हमें ज्ञात है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ अंचल को छत्तीसगढ़ के नाम से संबोधित नहीं किया जाता था। इस टॉपिक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया गया, साहित्य में कब किया गया, राजनीतिक संदर्भों में कब किया गया, विभिन्न कालों में किन किन संदर्भों में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला देखते हैं साहित्य में 15वीं शताब्दी में खैरागढ़ राज्य में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द आया। उस समय यहाँ पर शासक थे खैरागढ़ में लक्ष्मीनिधि राय। शासक थे खैरागढ़ के लक्ष्मीनिधि राय। इनके चारण कवि थे दलराम राव। इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया साहित्य में। इसे साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग माना जाता है। 15वीं शताब्दी में खैरागढ़ राज्य के अंतर्गत राजा थे लक्ष्मीनिधि राय, चारण कवि थे दलराम राव। सन 1486 या 94 दोनों मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो साहित्य में पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ शब्द का दलराम राव के द्वारा किया गया। राज्य था खैरागढ़, शासक थे लक्ष्मीनिधि राय और ये 15वीं शताब्दी था, ये ध्यान रखेंगे। ये 15वीं शताब्दी जो है ये सल्तनत काल था। इससे हमें ये पता चलता है कि सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, मतलब इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द प्रयोग में था। इसके बाद आगे देखेंगे राजनीतिक संदर्भों में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग रतनपुर में हुआ, रतनपुर राज्य में हुआ। उस समय शासक थे राज सिंह। इनका शासन काल है 1689 से 1712, ये ध्यान रखेंगे। राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। रतनपुर राज्य में शासक थे राज सिंह और इनके जो कवि थे उनका नाम है गोपाल मिश्र। इनकी रचना है खूब तमाशा। इन्होंने अपनी रचना तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखेंगे। कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था।
ये जो है राजनीतिक संदर्भों में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग था। ये पूछा जाता है कि साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला जिक्र कहाँ पे आता है। राजनीतिक संदर्भों में पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ शब्द का कब किया गया था, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मराठा काल में या मराठों के द्वारा। मराठा कवि थे काशीनाथ गुप्ते। उन्होंने अपनी रचना नागपुर कर भौसल याचे बखर में 1707 में छत्तीसगढ़ शब्द का जिक्र किया था। मराठों के द्वारा, मराठा जो कवि हैं काशीनाथ गुप्ते, इन्होंने अपनी रचना नागपुर कर भौसल याचे बखर में 1707 में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। यह ध्यान रखना है, मराठों के द्वारा पहला प्रयोग काशीनाथ गुप्ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बाबू रेवाराम। इन्होंने 1839 ईस्वी या 1896 विक्रम संवत में अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रिटिश काल में देखेंगे जिक्र आता है 1910 ईस्वी का। बिलासपुर गजेटियर के संपादक थे ए नेल्सन। ब्रिटिश काल में 1910 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार आता है। इसके संपादक थे ए नेल्सन। यहाँ पे जिक्र किया गया बिलासपुर गजेटियर में कि 1795 ईस्वी में कैप्टन यात्री थे कैप्टन ब्लंट। इन्होंने छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की करके ऐसा जिक्र आता है। कैप्टन ब्लंट ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत हैं उसमें लिखा था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की थी 1795 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, 1910 के बिलासपुर गजेटियर में बताया गया है कि 1795 में कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की थी। इसका मतलब यह है कि 1795 ईस्वी में इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द प्रयोग में था, तभी कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था 1795 में। स्रोत के रूप में लिया गया 1910 के बिलासपुर गजेटियर में। तो हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ पर आया। साहित्य में पहली बार देखेंगे 15वीं शताब्दी में खैरागढ़ में आया था। राज्य था खैरागढ़, राज्य को भी ध्यान रखिएगा। शासक थे लक्ष्मी निधि राय और उनके चारण कवि थे दलराम राव। इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद राजनीतिक संदर्भों में देखेंगे तो रतनपुर में प्रयोग में आया। इस समय शासक थे राज सिंह। इनका शासनकाल है 1689 से 1712। कवि थे गोपाल मिश्र। इनकी रचना है खूब तमाशा। मराठों के द्वारा प्रयोग में देखेंगे तो मराठा कवि थे काशीनाथ गुप्ते। इन्होंने अपनी रचना नागपुर कर भौसल याचे बखर में 1707 ईस्वी में इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। फिर आगे देखते हैं बाबू रेवाराम कायस्थ। इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में 1839 या 1896 विक्रम संवत में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था इस अंचल के लिए। ब्रिटिश काल में देखेंगे तो पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द सामने में आता है बिलासपुर गजेटियर में, जिसके संपादक थे ए नेल्सन। ये भी पूछा जाता है बिलासपुर गजेटियर के संपादक कौन थे, किस गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ ब्रिटिश काल में, किस जिले के, तो बिलासपुर जिले गजेटियर में, संपादक ए नेल्सन। इसमें बताया गया कि 1795 में कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की थी। इससे स्पष्ट है कि 1795 ईस्वी में इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था, तभी कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा का जिक्र किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। छत्तीसगढ़ के नामकरण के इतिहास के अंतर्गत अगला टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार। छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार। इस अंचल का नाम छत्तीसगढ़ कब और कैसे बढ़ा, इसके संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। प्रचलित जो जनश्रुतियाँ हैं एवं प्रमाण हैं, इसके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। पहला, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, राय बहादुर हीरालाल का मानना है कि कलचुरी शासक स्वयं को चेदी वंशी कहते थे
और इनका जो शासन क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ कहलाता था। यही छत्तीसगढ़ शब्द है आगे विकृत होकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया। कलचुरी शासक स्वयं को क्या कहते थे? चेदीवंशी। यही जो चेदीवंशी कहते थे और इनका जो शासन क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाता था और यही छत्तीसगढ़ आगे विकृत होकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हो गया, ऐसा मानना है राय बहादुर हीरालाल का। दूसरा मत देखते हैं जे.बी. वेंगलर का। जे.बी. वेंगलर का मानना है कि महाभारत काल में क्षेत्र में जरासंध नामक शासक का शासन था। जरासंध की यातनाओं से प्रताड़ित होकर 30 जो चर्मकार परिवार हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आगे इस अंचल में आ गए और यहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इस राज्य को क्या कहा गया? 30 चर्मकारों के द्वारा स्थापित जो राज्य है उसको छत्तीसगढ़ कहा गया। यही छत्तीसगढ़ शब्द आगे चलकर क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में तब्दील हो गया, ऐसा मानना है जे.बी. वेंगलर का। अगला मत देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे का मत है कि मध्य युग में किसी राज्य की शक्ति का पता लगाने के लिए उसके गढ़ों की गणना की जाती थी। जैसे बावनगढ़, मंडला, छत्तीसगढ़, रतनपुर। विजयिनी शक्ति का पता लगाने के लिए की जाती थी गढ़ों की गणना, जैसे बावनगढ़, मंडला और छत्तीसगढ़, रतनपुर। आगे चलकर क्या हुआ? छत्तीसगढ़, रतनपुर से जो रतनपुर शब्द है इसका लोप हो गया और क्या रह गया? छत्तीसगढ़। अंचल के लिए छत्तीसगढ़ रतनपुर शब्द का प्रयोग होता था। आगे चलकर जो विशेषण छत्तीसगढ़ है वो रह गया और रतनपुर शब्द का लोप हो गया, तो आगे नाम हो गया छत्तीसगढ़, ऐसा मानना है पंडित लोचन प्रसाद पांडे का। फिर अगला मत देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका मानना है कि टॉलेमी जो मिस्र के यात्री थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भारत की यात्रा की थी और छत्तीसगढ़ भी आए थे वो सातवाहन काल में, दूसरी शताब्दी में। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा था। छत्तीसगढ़ को अपने ग्रंथ में अधिष्ठी शब्द से संबोधित किया है, या कहना चाहिए इस अंचल को अधिष्ठी शब्द से संबोधित किया है। कारण अधिष्ठान पर्वतमाला इसके दक्षिण में स्थित होने के कारण इस अंचल को अधिष्ठी कहा गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना है कि अधिष्ठी शब्द का पूर्व अंश अधि से परिवर्तित होकर छत्तीस हो गया। इनका मानना है टॉलेमी ने इस अंचल के लिए अधिष्ठी शब्द का प्रयोग किया था। अधिष्ठी का जो शुरुआती जो है अधिस, यही परिवर्तित हो गया में 36 में परिवर्तित हो गया अधिस और आगे प्रचलन में आ गया छत्तीसगढ़, ऐसा मानना है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये कनिंघम का मत है। अब आगे देखते हैं पांचवा और सबसे प्रामाणिक मत, गढ़ों की संख्या के आधार पर। तो रायपुर शाखा के कलचुरी शासक, इनका एक अभिलेख मिला खल्लारी से, खल्लारी अभिलेख। खल्लारी अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ स्थित थे। कलचुरियों के शासन के अंतर्गत कुल 36 गढ़ स्थित थे। 18 शिवनाथ नदी के उत्तर में था रतनपुर के अंतर्गत और 18 शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत कलचुरियों के। ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ऐसा बांटा गया था। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर यह अंचल जो है छत्तीसगढ़ कहलाया, ऐसा खल्लारी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि प्रशासन के लिए, कहना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए संपूर्ण कलचुरी साम्राज्य को 18 गढ़ों में बांटा गया था, रतनपुर और रायपुर के अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत यही है और सर्वाधिक प्रमाणिक मत यही है। खल्लारी अभिलेख 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ स्थित थे। और ये जो गढ़ है ये किसके लिए बनाए गए थे? प्रशासनिक सुविधा के लिए।
इन्हीं 18 गढ़ अर्थात टोटल 36 गढ़ों के कारण जो रतनपुर राज्य है क्या कहा जाने लगा? छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो नामकरण का जो आधार है, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, उसके संबंध में ये 5 मत मुख्य हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इन 5 मतों को ध्यान रखिएगा। इनको पूछा जाता है हीरालाल के अनुसार कलचुरी शासक, चेदीवंशी, चेदीसगढ़, छत्तीसगढ़। जे.बी. वेंगलर के अनुसार छत्तीस चर्मकार परिवार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। लोचन प्रसाद पांडे, विजयनी शक्ति से गढ़ों की गणना की जाती थी, ऐसा मानना है इनका। और जैसे 52 गढ़ मंडला, छत्तीसगढ़, रतनपुर, रतनपुर का लोप हो गया, छत्तीसगढ़ रह गया। अलेक्जेंडर कनिंघम टॉलेमी आए थे सातवाहन शासन काल में, 2री शताब्दी ईस्वी में। इन्होंने अधिष्ठी कहा इस अंचल को, और अधिष्ठी का अधिस रह गया, फिर अधिस 36 में तब्दील हो गया, आगे छत्तीसगढ़ आ गया। फिर आगे देखते हैं गढ़ों की संख्या के आधार पर रायपुर शाखा कलचुरी शासक थे ब्रह्मदेव का खल्लारी अभिलेख मिला। उन्होंने कहा, उनमें लिखा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 गढ़ों में बांटा गया है। 18 गढ़ रतनपुर के अंतर्गत थे, 18 गढ़ रायपुर शाखा के अंतर्गत थे। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए था। टोटल छत्तीसगढ़, रतनपुर राज्य, इसलिए छत्तीसगढ़ कहा गया। रतनपुर शाखा के अंतर्गत जो 18 गढ़ थे वो ये हैं: रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौदा, कोटगढ़, नवागढ़, सोंधी, पोखर, पंडरभटा, सेमरिया, मदनपुर, कोसंगई, छुरी, केंदा, मातिन, उपरोड़ा, कंडरी, लाफा, करगट्टी। ये 18 गढ़ थे रतनपुर के अंतर्गत, जो कि शिवनाथ नदी के उत्तर में थे। और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़, अकलवाड़ा। ये 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत स्थित थे। ये हो गया छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पहला टॉपिक देख लिए। इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और बार बार रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखते चलें। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।